गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमारा सबटाइटल है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि युग्मक जनन अर्थात गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। जीवों में जब युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है अर्थात गैमेट्स बनने की जो क्रिया होती है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये अवस्था किसी भ्रूण के बनने की या उसके विकास की सबसे पहली अवस्था होती है और जो गैमेट्स का निर्माण होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिससे इनमें उपस्थित जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। इस प्रकार जो बनने वाले युग्मक होते हैं वो अगुणित अर्थात हैप्लॉइड होते हैं। अधिकांश प्राणियों में अर्थात नर और मादा जंतु अलग अलग होते हैं, तो उसी प्रकार से इनमें नर जंतुओं में नर युग्मक और मादा जंतुओं में मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नर युग्मक जिन्हें हम शुक्राणु या स्पर्मेटोजोन कहते हैं, ये बहुत ही एक्टिव और गतिशील और आकार में ये छोटे होते हैं, तथा मादा में बनने वाले जो गैमेट्स होते हैं जिन्हें कि हम अंडाणु या ओवम कहते हैं, ये आकार में बड़े, नॉन मोटाइल और पीतक युक्त होते हैं। तो जब हम नर युग्मकों को अर्थात स्पर्म या शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं या इसकी जो प्रक्रिया होती है इसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसका कि हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। अधिकांश प्राणियों में दोनों प्रकार के जो युग्मक होते हैं या दोनों प्रकार के जो प्राणी होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए इनमें युग्मकों का निर्माण भी अलग अलग होता है। परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्राणी में दोनों प्रकार के युग्मक होते हैं, इसलिए इन्हें मोनोसियस प्रकार के एनिमल्स कहा जाता है। अब समझते हैं हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है यह जर्मिनल एपिथेलियम की कोशिकाओं में होती है, जिसके कारण कि यहाँ पे शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ये जो कोशिकाएं होती है ये कोशिकाएं नर के जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर पाई जाने वाली सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के द्वारा यहाँ पे इनका निर्माण होता है। ये ट्यूबुल्स टेस्टिस के अंदर पाई जाती है और इन नलिकाओं को टेस्टिस की या वृषण की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं। इन नलिकाओं पर एक आवरण पाया जाता है जिसे ट्यूनिका प्रोप्रिया कहते हैं। इस आवरण के नीचे एक जर्मिनल एपिथेलियम की परत पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया कहलाती है। इन स्पर्मेटोगोनिया में ही आगे चलकर विभाजन होता है, जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और जब ये शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं तो ये इन कोशिकाओं की जो कैविटी जो गुहा होती है उसमें ये स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को यदि समझते हैं तो उसे हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। एक जो प्रथम अवस्था होती है उसे हम गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया होती है या जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो कोशिकाएं होती है जिन्हें हम प्राइमरी जर्मिनल सेल्स भी कहते हैं, ये कोशिकाएं माइटोसिस के द्वारा विभाजित होकर अपने समान बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती है और इस प्रकार से बनी हुई सारी कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। जब ये कोशिकाएं अगली अवस्था में प्रवेश करती है तो उस अवस्था को हम वृद्धि अवस्था कहते हैं या इसे ग्रोथ फेज कहा जाता है। तो इसमें कुछ स्पर्मेटोगोनिया जर्मिनम एपिथेलियम में ही स्थित रह जाती है और कुछ कोशिकाएं जो होती है वो न्यूट्रिशन प्राप्त करके वो अपने साइज में लगभग डबल हो जाती है। अब इन कोशिकाओं को हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ये कोशिकाएं इस स्पर्मेटोजेनेसिस की अगली अवस्था यानी कि जिसे हम परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन फेज कहते हैं उसमें ये प्रवेश करती है। इस प्रवस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है।
और इससे जो डॉटर सेल्स बनती है उसमें कोशिकाओं की संख्या आधी रह जाती है। पहले विभाजन को हम प्रथम परिपक्वन विभाजन या फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न कहते हैं, जिससे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में विभाजित हो जाती है। इनके पुनः विभाजन से सेकेंड मैचुरेशन जब डिवीज़न होता है तो उसके द्वारा स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। ये अगुणित होते हैं अर्थात हैप्लॉइड होते हैं और इस प्रकार एक अर्धसूत्री विभाजन से प्रत्येक द्विगुणित प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंत में 4 स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। यहाँ पर जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो भी 2 अवस्था में होता है, जैसे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। एंड जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं, जो ये अवस्थाएं होती है, फर्स्ट जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूटिक डिवीज़न फर्स्ट होता है तो उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है, और इसके बाद जब म्यूटिक डिवीज़न सेकेंड होता है तो वो उससे 4 स्पर्मेटिड्स का यहाँ पर निर्माण होता है। तो इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा यहाँ पर जो स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड कोशिकाएं थी वो हैप्लॉइड कोशिकाएं हो जाती है, और इससे जो बनने वाले इस प्रकार से जो युग्मक होते हैं वह भी हमें अगुणित ही प्राप्त होते हैं। इसके बाद इससे बनने वाले जो ये स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये क्योंकि आगे चल के फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, तो इनसे जो निर्माण होता है, जिसे हम इससे जब स्पर्म का निर्माण होता है उसके दौरान भी कहीं इसके अंदर चेंजेस होते हैं। इस प्रोसेस को हम या इस प्रक्रिया को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि स्पर्मेटिड्स में जब गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, परंतु अगुणित होने से ही इनमें नर युग्मक की कार्य करने की क्षमता नहीं आती है। शुक्राणु बनने के लिए इनमें कुछ डिफरेंशिएशन होता है, और ये जो जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उस प्रोसेस को हम यहाँ स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस के द्वारा शुक्राणु एक मोटाइल और गतिशील स्पर्मेटोजोन में ये यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम निम्नलिखित 2-3 चरणों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर द फॉर्मेशन ऑफ हेड, द चेंजेस इन द न्यूक्लियस, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, और इसका जैसे एक्रोसोम का निर्माण, और द फॉर्मेशन ऑफ टेल या पूंछ का निर्माण। इन सब अवस्थाओं, इन सब चरणों से गुजरकर एक जो स्पर्मेटिड होता है वह एक कंप्लीट स्पर्म के अंदर यहाँ कन्वर्ट होता है। तो इसके अंदर होने वाले कुछ परिवर्तन इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहले इसके हेड पार्ट का निर्माण, जो इसका शीर्ष भाग होता है उसका निर्माण होता है, क्योंकि एक शुक्राणु जो होता है उसके शीर्ष के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक न्यूक्लियस और दूसरा एक्रोसोम। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस होते हैं, जैसे कि एक जो स्पर्मेटिड होता है उसके केंद्रक में इसका जो केंद्रक द्रव्य होता है वो निकल जाता है, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं, और इसके साथ इसमें स्थित जो सभी क्रोमोसोम होते हैं वो सिमटकर एक स्थान पर व्यवस्थित हो जाते हैं, और ये एक गतिशील शुक्राणु का भार कम करने के लिए आवश्यक होता है। इसी प्रकार और भी सभी पदार्थ जैसे आरएनए आदि भी केंद्रक के बाहर निकल जाते हैं, और इसमें केवल डीएनए ही और जो एक्सेस साइटोप्लाज्म होता है वो सभी इससे बाहर निकाल दिया जाता है, और केंद्रक की आकृति जो होती है वो भी तैरने के अनुकूल अब गोलाकार से ये लंबा और नुकीला हो जाता है। इसके बाद जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चेंज होता है वो है द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम का जो निर्माण होता है वो स्पर्मेटिड में उपस्थित गोल्जी बॉडी में डिफ्रेंशिएशन के कारण होता है। इस डिफ्रेंशिएशन की क्रिया में एक वैक्यूल जो होती है उसका परिमाण बढ़ने लगता है, और उसके अंदर एक संरचना का निर्माण होता है जिसे हम प्री एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं, जो कि आगे जाके एक्रोसोम में डेवलप होता है।
इसके अंदर बहुत सारे प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं या उनका निर्माण होता है, जिसके कारण निषेचन के समय ये जो एग मेम्ब्रेन होती है उसको ये घोलने का कार्य करता है। और यहाँ पर इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये रोल प्ले करता है। इसी प्रकार से आगे के चरण में हम देखते हैं कि इसमें एक एक्सियल फिलामेंट यानी कि अक्षीय तंतु का निर्माण होता है, जिसके कारण इसका मिडल पीस और जो इसका टेल पूंछ वाला पार्ट होता है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। तो पूंछ के लिए यहाँ पर अक्षीय तंतु का निर्माण जो होता है वो सेंट्रियोल के द्वारा होता है और स्पर्मेटिड में 2 सेंट्रियोल यहाँ पाए जाते हैं। इसके दौरान ये दोनों सेंट्रियोल अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से एक सेंट्रियोल केंद्रक के पश्च भाग में धंस जाता है और इसे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। दूसरा जो सेंट्रियोल होता है वो कुछ दूरी पर अक्ष के 90 डिग्री पर यहाँ लगा होता है, इसे हम डिस्टल सेंट्रियोल कहते हैं। इसी से यहाँ पर एक्सियल जो फिलामेंट होता है उसका यहाँ पर उद्भव होता है। तो इस प्रकार से जब स्पर्म का निर्माण होता है तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसी के साथ साथ ही इसमें जो मिडिल पीस होता है, जो मध्य भाग होता है, उसके चारों ओर एक माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल का निर्माण होता है। इसमें जो अधिकांश कोशिका द्रव्य होता है वो स्पर्मेटिड के द्वारा एक्रोसोम निर्माण के समय त्याग दिया जाता है और जो कुछ कोशिका द्रव्य होता है वो अग्रभाग से मध्य भाग की ओर गति करके मध्य भाग के चारों ओर एक तरह से संघनित हो जाता है। इस संरचना को हम मेनसेट कहते हैं। तो इस प्रकार से एक जो मैच्योर स्पर्म होता है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसके 3 मुख्य भाग यहाँ पे दिखाई देते हैं। हेड, जिसे हम एक्रोसोम और न्यूक्लियस में डिवाइड कर सकते हैं, इसका मिडिल पीस यानी कि मध्य भाग, और सबसे अंत वाला भाग टेल या पूंछ कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में जाना।